रात के 12 बजे का समय, जब दुनिया सो रही होती है, लेकिन अंधेरा केवल नींद ही नहीं लाता। यह अंधेरा उन रहस्यों को भी अपने भीतर छिपाए रखता है, जो दिन की रोशनी में कभी सामने नहीं आते। कहानी की शुरुआत होती है उस अकेले कमरे से, जहां एक साधारण व्यक्ति की जिंदगी अचानक बदल जाती है। शुरू में आपको लगेगा कि यह सिर्फ सन्नाटा है, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि अंधेरे में छिपी चीजें केवल प्रतीक नहीं, बल्कि आपके अंदर तक उतर सकती हैं। इस कहानी में आप महसूस करेंगे एक अकेलेपन की डरावनी ठंड, परछाइयों की खौफनाक चाल, और उस आवाज को जो सीधे आपके दिमाग में गूंजती है। रात 12 AM सिर्फ एक समय नहीं, यह वह पल है जब डर वास्तविक हो जाता है, जब डर केवल देखने या सुनने की चीज नहीं रह जाता, बल्कि आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। रात का समय था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सरकती हुई ठीक 12 बजे पर आकर रुक गईं। उसी पल जैसे पूरे कमरे की हवा बदल गई हो। बाहर सब कुछ शांत था, इतना शांत कि अपने दिल की धड़कन तक साफ सुनाई दे रही थी। खिड़की के बाहर सड़क पर कोई आवाज नहीं थी, न कुत्तों के भौंकने की, न किसी गाड़ी के गुजरने की। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका सो नहीं रहा, बल्कि जागते हुए सांस रोके बैठा है। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। लाइट जली हुई थी, लेकिन फिर भी कमरे के कोनों में अजीब सा अंधेरा जमा हुआ था। मोबाइल हाथ में था, स्क्रीन पर समय बार बार देख रहा था, जैसे मन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि सच में रात के 12 बज चुके हैं। तभी अचानक लाइट हल्की सी फड़फड़ाई। एक पल के लिए लगा जैसे बंद हो जाएगी, लेकिन फिर स्थिर हो गई। उसी पल मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। बचपन से सुनता आया था कि रात 12 बजे के बाद कुछ जगहें बदल जाती हैं। वही जगह, वही दीवारें, वही दरवाजे, लेकिन कुछ और भी होता है जो दिन में नहीं होता। मैंने कभी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर उस रात ये सारी बातें बिना बुलाए दिमाग में घुस आईं। कमरे के बाहर गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजा आधा खुला था और बाहर से आती हल्की सी हवा पर्दे को हिला रही थी। पर्दा बार बार आगे पीछे हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ हवा है, कुछ और नहीं, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। तभी टिक टिक टिक, दीवार पर लगी घड़ी की आवाज अचानक बहुत तेज लगने लगी। हर सेकंड जैसे कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा और उसी पल ऐसा लगा जैसे सुइयां थोड़ी देर के लिए रुक गई हों, बस एक पल के लिए। लेकिन वो एक पल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने नजरें हटाकर दरवाजे की तरफ देखा। गलियारे के अंधेरे में कुछ हिलता हुआ सा महसूस हुआ। साफ नहीं दिख रहा था, बस एक परछाई, या शायद मेरी आंखों का धोखा। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उठकर दरवाजा बंद करने का सोचा, लेकिन पैरों में अजीब सी कमजोरी थी। शरीर मानो आदेश मानने से इनकार कर रहा हो। तभी नीचे से, बहुत दूर से कोई आवाज आई, बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। मैं समझ नहीं पाया कि वो आवाज क्या थी या किसकी थी, लेकिन इतना तय था कि वो आवाज इस घर की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा नाम लेने की कोशिश की हो, लेकिन शब्द पूरे नहीं हो पाए। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। शायद थकान है, शायद वहम, लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर बैठ चुका था। एक ऐसा डर जो कह रहा था कि आज की रात साधारण नहीं है। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद कुछ चीजें जाग जाती हैं। मैं काफी देर तक उसी जगह खड़ा रहा, दरवाजे की तरफ देखते हुए। दिल चाहता था कि दरवाजा बंद कर लूं, लेकिन मन के किसी कोने में अजीब सी जिद थी, जैसे कोई कह रहा हो, देखो, जो भी है, सामने देखो। कमरे की लाइट अब भी जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी कमजोर पड़ने लगी थी। बल्ब की पीली रोशनी दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां बना रही थी, जो धीरे धीरे हिलती हुई लग रही थीं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। फर्श पर मेरे पैर की आहट उस खामोशी में बहुत तेज लग रही थी। गलियारे में कदम रखते ही ठंड और बढ़ गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा नहीं, बल्कि बर्फीली सांसें मेरे शरीर को छू रही हों। मैंने अपने दोनों हाथों को रगड़ा, लेकिन ठंड अंदर तक समा चुकी थी। गलियारे के आखिरी सिरे पर सीढ़ियां थीं, जो नीचे अंधेरे में उतरती थीं। आम दिनों में वहां हल्की सी पीली लाइट जलती रहती थी, लेकिन उस रात वहां पूरा अंधेरा था, इतना गहरा कि आंखें फाड़कर देखने पर भी नीचे कुछ साफ नहीं दिख रहा था। तभी नीचे से फिर वही आवाज आई। इस बार वो आवाज और साफ थी। कोई धीरे धीरे कदम रख रहा था। 1, 2, 3,
हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा रहा, सांस रोके हुए। मन कर रहा था कि भाग जाऊं, वापस कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लूं, लेकिन जैसे किसी ने मुझे वहीं जड़ कर दिया हो। अचानक सीढ़ियों के बीचों बीच हल्की सी परछाई दिखी। कोई ऊपर की तरफ आ रहा था, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। कदम असमान थे, जैसे पैरों में वजन ना हो। कभी एक सीढ़ी छोड़ी जाती, कभी दो। मैंने जोर से आवाज लगानी चाही, लेकिन गला सूख गया था। आवाज बाहर ही नहीं आ रही थी। उस परछाई का ऊपरी हिस्सा अंधेरे में घुला हुआ था, बस नीचे की हलचल दिख रही थी, जैसे कोई शरीर हो, लेकिन पूरा नहीं। तभी एक अजीब सी बात हुई। सीढ़ियों के पास लगी दीवार पर हाथों के निशान उभरने लगे, गीले, काले, जैसे किसी ने अंदर से दीवार को दबाया हो। एक एक करके निशान ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। मैं पीछे हटने लगा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें पास आ रही हों। और तभी पूरा घर एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। ना घड़ी की टिक टिक, ना हवा की आवाज, ना मेरे दिल की धड़कन। उस सन्नाटे में एक भारी सी आवाज गूंजी, बिल्कुल मेरे कान के पास। तू जाग रहा है। मैंने झटके से पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसी पल एहसास हुआ कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। जो भी था, वो घर के अंदर आ चुका था। और ये तो बस दूसरी रात की शुरुआत थी। असली डर अभी आना बाकी था। उस आवाज के बाद मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे शरीर से जान निकल गई हो। कान अब भी वही शब्द दोहरा रहे थे, तू जाग रहा है। मैंने अपने चारों तरफ देखा। कमरा वही था, दीवारें वही थीं, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ लग रहा था, जैसे घर मुझे पहचानता ही ना हो। मैंने हिम्मत करके एक कदम पीछे लिया। तभी फर्श से अजीब सी आवाज आई। लकड़ी चरमराई, लेकिन यह आवाज सामान्य नहीं थी। ऐसा लगा जैसे नीचे कुछ हिल रहा हो। मैंने नीचे देखा। फर्श की दरारों के बीच से काली सी लकीरें फैलने लगी थीं, बिल्कुल पतली, जैसे नसें हों, और धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलती जा रही थीं। हर लकीर के साथ ठंड और बढ़ती जा रही थी। हवा भारी हो गई थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने दौड़कर लाइट का स्विच दबाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन लाइट नहीं जली। अचानक पीछे से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। हंसी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई दर्द में मुस्कुरा रहा हो। मैं झटके से पलटा। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, न पूरी तरह अंधेरी, न पूरी तरह साफ। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन बहुत पतला, जैसे लंबे समय से भूखा हो। वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है तू? मेरी आवाज कमरे में गूंज कर वापस आ गई, लेकिन उस परछाई ने सिर नहीं उठाया। फिर उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसका चेहरा वो चेहरा नहीं था। आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे खाली गड्ढे। मुंह जरूरत से ज्यादा फैला हुआ, और होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे कुछ बोलना चाहते हों, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ पा रही हो। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। कमरे में अब सिर्फ हम दोनों थे, मैं और वो चीज। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। फर्श पर उसके पैरों की आवाज नहीं थी, लेकिन हवा भारी होती जा रही थी। हर कदम के साथ मेरा सिर दर्द से फटने लगा। आंखों के सामने अजीब सी तस्वीरें घूमने लगी। अस्पताल, खून, स्ट्रेचर, चीखें। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थीं। तू भूल गया, लेकिन हमने नहीं भूला। वो परछाई अब मेरे बहुत करीब थी। मैंने उसकी ठंडी सांस अपने चेहरे पर महसूस की। तभी अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और उसी पल मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ कोई साया नहीं था, ये उस घर की यादें थीं। वो चीजें जो कभी यहाँ हुई थीं और कभी खत्म नहीं हुई। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो परछाई मेरे अंदर झांकने लगी। और जो उसने देखा, वो मैं खुद भी नहीं देखना चाहता था। कमरे में अंधेरा घना हो गया था। परछाई अब मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसके आसपास की हवा जैसे धुंध और गाढ़ी हो गई थी। मैंने घबराहट में पसीने से तरबतर हाथों से दीवार पकड़ ली, लेकिन पैर ऐसे जम गए थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबा रही हो। तभी मेरी नज़र कमरे के एक कोने में लगे पुराने दर्पण पर गई। दर्पण में मेरा ही चेहरा दिखना चाहिए था, लेकिन जो छवि सामने थी उसने मेरी आत्मा हिला दी। मेरा चेहरा फीका, आंखों में गहरे काले घेरे, और मुंह खुला हुआ, जैसे मैं चिल्ला रहा हूं, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही। और वही परछाई मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे मेरे दर्पण में झांक रही थीं,
जैसे वो मेरे भीतर की हर चीज को पढ़ रही हो। मैंने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की। कौन हो तुम? मैं हकलाने लगा, लेकिन दर्पण में मेरी छवि ने मेरे शब्दों का उत्तर दे दिया। मेरे अपने हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे, लेकिन मैं उन्हें हिला नहीं रहा था, जैसे मेरा शरीर अब मेरी नहीं रही। हवा में एक गंध फैल गई, पुराने खून और जले हुए लकड़ी की गंध। मैंने जैसे ही उस गंध को महसूस किया, कमरे की दीवारों पर पुराने धब्बे उभर आए। तस्वीरें थीं, पर आम तस्वीरें नहीं। वे दृश्य थे जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा। एक बच्चा रो रहा था, एक महिला चिल्ला रही थी, एक आदमी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद दर्पण की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे खींच रहा हो। परछाई मेरे ठीक पीछे थी, उसकी सांस मेरे कान के पास महसूस हो रही थी। देखो, देखो क्या तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसकी आवाज नहीं थी, बल्कि सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने आंखें बंद की, लेकिन जब फिर से खोली, तो दर्पण में अब कोई और नहीं था, सिर्फ मेरा खाली चेहरा। लेकिन कमरे में हल्की हंसी गूंज रही थी। हंसी इतनी धीमी थी कि लग रहा था ये हवा की आवाज है, पर अंदर से एक अजीब डर पैदा हो गया। मैंने तुरंत पलटा और देखा कि परछाई अब दर्पण के सामने नहीं, बल्कि कमरे के कोने में कुर्सी पर बैठी है। उसकी परछाई इतनी लंबी हो चुकी थी कि फर्श तक फैल गई थी, और उसकी आंखें अब मुझे सीधे घूर रही थीं। उन आंखों में दर्द था, क्रोध था, और सबसे खतरनाक शून्यता। कमरे में अचानक सब कुछ ठंडा हो गया। मेरी सांस रुकने लगी, मेरी धड़कन बंद होने वाली थी, और तभी कमरे के पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट। अब तुम जानते हो, तुम अकेले नहीं हो। मैंने कदम पीछे हटाए, लेकिन फर्श ने ऐसा खिंचाव महसूस कराया जैसे मैं एक जाल में फंस गया हूँ। परछाई धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। हर कदम के साथ कमरे की दीवारें मेरी तरफ आने लगी थीं। मैं जानता था, अगर मैं अगले कदम नहीं उठाऊंगा, तो यही रात मुझे अपने में खा जाएगी। और यहीं से कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है, जहां डर सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि मेरे अंदर तक उतर रहा है। कमरा पूरी तरह सन्नाटा था। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लगता था कानों में बस यही आवाज गूंज रही है। परछाई मेरे ठीक सामने खड़ी थी, उसकी लंबी परछाई फर्श तक फैल रही थी। उसकी आंखों में जो खालीपन था, वह मुझे भीतर तक खा रहा था, जैसे मेरी आत्मा की हर धड़कन उसकी पकड़ में थी। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम क्या हो, क्यों मेरे साथ हो? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही धीमी हंसी कमरे में गूंज रही थी। लेकिन अब वो हंसी मेरे दिमाग में सीधा गूंज रही थी, जैसे मेरे विचारों को चीर रही हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फर्श ने मेरा रास्ता रोक लिया। हर कदम पर पैर फंसते जा रहे थे। कमरे की दीवारें भी अब मेरी ओर खिसक रही थीं, जैसे मुझे भीतर समेट लेना चाहती हूँ। और परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी, हर कदम के साथ उसका आकार बड़ा होता जा रहा था। तभी मैंने देखा, कमरे के एक कोने में पुराना बक्सा रखा था। उस बक्से से हल्की रोशनी निकल रही थी। कुछ अनजाना खिंचाव महसूस हुआ। मैं उस बक्से की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने ढक्कन खोला, एक पुराना नोटबुक सामने आ गया। उसके पन्ने बुरी तरह जले हुए थे, लेकिन कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। और तभी कमरे की लाइट अचानक चली गई। सिर्फ बक्से से निकल रही हल्की रोशनी थी। मैंने ध्यान से देखा। नोटबुक में लिखे हुए थे वो घटनाक्रम जो आज तक कोई नहीं जानता था। हर पन्ना मेरे कमरे की दीवारों पर घटित हुई घटनाओं की सच्चाई बताने लगा। तुम समझोगे नहीं। परछाई अब नोटबुक के पास खड़ी थी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसका हाथ नोटबुक के ऊपर पड़ा, पन्ने अपने आप खुलने लगे। सभी पन्नों पर वही दृश्य उभर आए। एक अजीब आकृति किसी को खींच रही थी, किसी का चीखते हुए गायब होना, खून और धुएं की परछाई। मेरी सांसें रुक रही थीं। हर पन्ना मेरे भूतपूर्व डर को जीवित कर रहा था। और जैसे ही मैंने आखिरी पन्ना देखा, वो पन्ना मेरी अगली सुबह का भविष्य बता रहा था। मैंने पीछे हिम्मत करके देखा। परछाई अब मेरे बहुत पास थी। उसकी ठंडी सांस मेरे कान में महसूस हो रही थी। और तभी मैंने देखा, उसका चेहरा अब मेरा अपना चेहरा बन चुका था। मेरे शरीर ने खुद ब खुद कंपना शुरू कर दिया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे की दीवारें अब एक जाल बन चुकी थीं। जैसे मैं अंधेरे के अंदर फंस गया हूँ। और तभी एक बार फिर वही आवाज गूंजी, इस बार और भी तेज। अब तुम्हें भागने का कोई रास्ता नहीं। उस पल मुझे महसूस हुआ कि डर अब केवल बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर उतर चुका है। और अब मेरा समय शुरू हो गया है। कमरा पूरी तरह सन्नाटा था।
परछाई अब मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। उसकी लंबी परछाई अब कमरे के हर कोने तक फैल चुकी थी। मैं अपनी सांसों को रोककर खड़ा था, हर धड़कन कानों में गूंज रही थी। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा धीरे धीरे उसके अंदर खींच रही हो। मैंने आंखें बंद की, कोशिश की कि हिम्मत जुटाकर भाग जाऊं, लेकिन मेरे पैरों ने मेरा आदेश नहीं माना। जैसे फर्श ने मुझे जकड़ लिया हो। और तभी कमरे की दीवारें अचानक धुंधली होती गईं और फर्श से उठती धुंध ने पूरे कमरे को ढक लिया। मैं अब कहीं खड़ा नहीं था, सिर्फ अंधेरा मेरे चारों तरफ फैल रहा था। तभी मैंने महसूस किया, किसी ने मेरे कानों में धीरे से कहा, अब सब कुछ तुम्हारा है। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। परछाई अब मेरे बिल्कुल सामने थी, उसका चेहरा मेरी आंखों में झांक रहा था। लेकिन ये कोई इंसानी चेहरा नहीं था। उसके चेहरे के फीके काले निशान मेरे डर के प्रतिबिंब थे। उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था और वही खालीपन अब मेरी आत्मा को घेर रहा था। मैंने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई, सिर्फ अंदर ही अंदर मेरी चेतना में गूंज रही थी। और तभी कमरे की दीवारों पर अचानक पुराने दृश्य उभरने लगे। चीखते हुए लोग, खुलते दरवाजे और मेरे अपने पुराने डर। मैं समझ गया, यहाँ अब कोई भागने का रास्ता नहीं था। जो चीज मुझे देख रही थी वह केवल मेरी आत्मा नहीं, बल्कि मेरी यादों, मेरे डर और मेरे भविष्य का अंश बन चुकी थी। परछाई ने एक कदम बढ़ाया, फर्श फटने लगा और हवा में वह अजीब गंध फैल गई, खून और धुएं की मिलीजुली। मुझे महसूस हुआ कि मैं धीरे धीरे उस अंधेरे में समाहित होने लगा हूँ। एक पल के लिए मेरी आंखों में वही पुराना दृश्य उभर आया, कमरे की खिड़की से झांकती रात, घड़ी की सुइयां और वह पहली आवाज, तू जाग रहा है। फिर सब कुछ बंद हो गया। मैंने कुछ महसूस नहीं किया, सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और एक स्थिरता। और तभी दूर से बस हल्की सी हवा में एक आवाज गूंजी, रात के 12 बजे के बाद सब कुछ बदल जाता है। मैं अब समझ गया, इस रात का डर सिर्फ भूत, परछाई या आवाज नहीं थी। यह डर मेरे अंदर का डर था, जो अब कभी खत्म नहीं होगा। और इस तरह रात के 12 बजे का भयानक सच हमेशा के लिए मेरे साथ रह गया। रात के 12 बजे के बाद जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं था, यह उस डर की यात्रा थी जो आपके भीतर छुपा हुआ था, जिसे दिन की रोशनी में आप कभी नहीं देख सकते। कहानी समाप्त हो गई, लेकिन डर अभी भी बाकी है, क्योंकि इस रात ने केवल बाहर के अंधेरे को नहीं दिखाया, बल्कि आपके अपने अंदर के भय को उजागर किया। याद रखिए, अंधेरा केवल एक जगह नहीं, वह आपके खौफ का प्रतीक है। और अगर आप कभी उस घड़ी को देखेंगे, रात के 12 बजे के बाद, आप समझ जाएंगे कि डर कभी खत्म नहीं होता,